आपका विवाह उसी व्यक्ति के साथ होगा जिसके साथ पिछले जीवन में हुआ था, अगर कुछ ऐसी कंडीशंस आपकी कुंडली में हैं तो। हेलो जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? आज के सेशन में हम बात करेंगे कार्मिक संबंधों के बारे में। इस सेशन के बाद आप कार्मिक संबंधों को समझ भी पाएंगे, अपनी कुंडली में उन्हें लोकेट भी कर पाएंगे और ये समझ पाएंगे कि मेरे जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं, जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनका कुछ ना कुछ कनेक्ट कहीं ना कहीं पिछले जीवन से या भविष्य के साथ बना हुआ है। तो कार्मिक संबंध क्या होता है, हम इसको पहले समझने की या परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि कोई व्यक्ति आपके जीवन में आता है, आपकी लाइफ में आता है और आप उसे एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते? आपको किसी पर्सन के टुवर्ड रेड फ्लैग दिखाई देता है, बट फिर भी आपका दिल मानता नहीं है, आपकी वो फीलिंग ख़त्म नहीं होती है और आप वो कनेक्ट उस पर्सन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा महसूस करते हैं जिसे लॉजिक से एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता। कभी आपने ऐसा फील किया हो कि मेरा रिश्ता जो है वो चलता नहीं है, बट टूटता भी नहीं है, बस ऑन ऑफ उसके बीच में चलता रहता है और आप अपने आप से ये सवाल पूछेंगे कि भाई ये है क्या, ये संबंध क्या है, मैं कैसे इसको डिफाइन करूँ? और वहीं डेफिनेशन में आता है कार्मिक संबंध के बारे में। कार्मिक रिलेशनशिप डेफिनेशन का एक पार्ट बन जाती है। कार्मिक रिलेशनशिप क्या है? कार्मिक रिलेशनशिप का मतलब है कि आप जिस पर्सन के साथ जुड़े हुए हैं वो कनेक्ट केवल इसी जीवन में नहीं बना है, ये कनेक्ट एक तरह से पिछले जीवन का कोई अनफिनिश्ड कार्मिक इक्वेशन है जो इस जीवन में पूरा होने आया है। पास्ट लाइफ के अंदर हो सकता है कि आपने और आपके जीवन साथी ने किसी तरह से एक जुड़ाव का, एक कनेक्ट का सामना किया हो, एक कनेक्ट को फील किया हो और उसी कनेक्ट के अंदर हो सकता है कि कोई अनफिनिश्ड कार्मिक इक्वेशन अभी भी बची हुई है। जैसे कि पिछले जीवन में हम मैरिड थे बट बिट्रेयल रहा था। मैरिड में जैसे चीज़ें अच्छी हो पाती वैसे शायद नहीं हो पाई थी, कोई पर्टिकुलर डिज़ायर, कोई लेसन अभी भी अधूरा रह गया है और उसी डिज़ायर या उसी इक्वेशन को हम ठीक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए डेस्टिनी आप दोनों को मिलवा रही है। तो ये सिंपल से सिंपल एक तरीका है जैसे कि आप कार्मिक रिलेशनशिप को डिफाइन कर सकते हैं। अब ध्यान क्या रखना चाहिए? ध्यान ये रखना चाहिए कि यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो कंफर्ट देने नहीं, कोई लाइफ लेसन आपको सिखाने आया होता है। और बिलीव मी, आप कार्मिक रिलेशन के अंदर चीज़ों को कितना भी मुश्किल होते हुए देखें, बट एक अलग ही सेंस का या अलग ही तरह का जो सुकून है वो इन रिलेशनशिप्स के माध्यम से मिलता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर चीज़ें कभी भी लीनियर नहीं चलती, चीज़ें सामान्य नहीं होती। कभी इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्लोजनेस होती है, कभी इसके अंदर बहुत डिस्टेंस हो जाता है, कभी ब्लॉक हो जाते हो, कभी अनब्लॉक हो जाते हो, कभी ब्रेकअप हो जाता है, कभी पैचअप हो जाता है। मतलब वो एक पैटर्न के रूप में आपके साथ चीज़ें होती रहती हैं। अब आप ये जानना चाहेंगे कि भाई मैं इस जीवन में कार्मिक संबंधों को अट्रैक्ट करूँगा या नहीं, इसके बारे में आप बताइए। तो कार्मिक संबंधों के लिए कोर एस्ट्रोलॉजी में जिस प्लैनेट को हम मेन प्लैनेट के रूप में देखते हैं उसका नाम है केतु। आपने सुना होगा कि केतु जो है पिछले जीवन के बारे में बहुत अधिक डिफाइन आपके चार्ट के अंदर बैठ कर करता है। वो राशि, वो भाव, वो नक्षत्र, वो प्लैनेट जो भी केतु के साथ जुड़ता है उसके अंदर कहीं ना कहीं वो मिस्टिकल ऊर्जा आ जाती है जो कि पिछले जीवन से कनेक्टेड ऊर्जा होती है। अब हमें जानना है कि हमें मैरिज में या रिलेशनशिप में पास्ट लाइफ के पैटर्न देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो केतु का अगर संबंध आपकी कुंडली के मैरिज डिफाइनिंग पैरामीटर्स के साथ होगा तब निश्चित रूप से आपके संबंध के अंदर कार्मिक लेयर्स बढ़ती हुई चली जाएंगी। अगर वो डेफिनेशन बहुत अच्छी हो, मतलब वो संबंध बहुत पॉजिटिव संबंध है, तो जिस भी पर्सन को आप अट्रैक्ट करेंगे डेफिनेटली इट गोइंग टू बी अ कार्मिक पॉजिटिव कनेक्शन फॉर यू। और अगर यही नेगेटिव है तो यही पर्टिकुलर संबंध आपके लिए कार्मिक नेगेटिव भी बन सकता है। तो कौन से वो पैरामीटर्स हैं जो कि मैरिज को डिफाइन करते हैं उनको हम समझ लेते हैं। मैरिज को डिफाइन करता है आपका सप्तम भाव, मैरिज को डिफाइन करता है आपका सप्तमेश। एक पुरुष के लिए विवाह का कारक है शुक्र, एक महिला के लिए विवाह का कारक है गुरु। और रिलेशनशिप के लिए आपको देखना चाहिए आपके पंचम भाव को और आपके धारा कारक को। तो मैंने आपको ये 6 पैरामीटर्स अलग अलग चीज़ों के लिए बताए हैं। अगर आप रिलेशनशिप स्टेज पे हैं तो आपको देखना चाहिए कि आपका धारा कारक और पंचम भाव क्या वो केतु के साथ बार बार कनेक्ट बना रहा है। आप देखते हैं कि कुंडली के पंचम भाव में केतु है, पंचमेश के साथ केतु बैठा हुआ है या धारा कारक केतु के साथ बैठा हुआ है, या यही तीनों प्लैनेट जो मैंने आपको बताया है, ये 2 प्लैनेट पंचमेश और आपका धारा कारक केतु के नक्षत्र में ही बैठे हुए हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। अब अगर यही इंडिकेशन नवांशा में भी रिपीट कर जाती है कि लगन कुंडली का पंचमेश नवमांश में भी केतु के साथ है या फिर केतु नवमांश में भी आपके धारा कारक के साथ है, तो ये एक कन्फर्मेशन है कि पिछले जीवन का जीवन साथी आपको मिलेगा भी, रिलेशनशिप के माध्यम से मिल सकता है और उसी के साथ आपका संबंध जो है भविष्य में प्रणित होगा या फिर आगे कन्वर्ट होगा। दूसरी कंडीशन होती है जहाँ पर हम मैरिज डोमेन की बात करते हैं कि भाई सप्तम भाव,
जिससे मैरिज के बारे में बातचीत की जाती है कि आप रिलेशनशिप से थोड़ा ऊपर उठे और आप मैरिज की तरफ आए। तो मैरिज को आप सप्तम भाव से देखेंगे, सेवंथ हाउस से देखेंगे और सप्तमेश से देखेंगे। आप देखना है कि आपके सप्तम भाव में केतु महाराज विद्यमान है या फिर आपका सप्तमेश केतु के साथ किसी कंजंक्शन में है, किसी युति के अंदर है। सप्तमेश और केतु एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो नक्षत्र लेवल पे हो या फिर दोनों के बीच में एक सामान्य कंजंक्शन आप देखते हैं। ये एक तरह की इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं मैरिज कार्मिक मैरिज के अंदर प्रवर्त हो रही है या कन्वर्ट हो रही है। इसी चीज़ को अगर आप नवामशा में भी कंफर्म देखते हैं कि नवामशा के सप्तम भाव में भी केतु महाराज बैठे हुए हैं या फिर नवमांश में जो लगन कुंडली का सप्तमेश है वो केतु के साथ जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, तो ये एक तरह की कंफर्म इंडिकेशन है कि आपका जो जीवन साथी है वो पिछले जीवन से रिपीट कर रहा है या किसी तरह का एक रिपीटेटिव पैटर्न, कार्मिक पैटर्न आप अपनी मैरिज के अंदर देखने वाले हैं। और तीसरी कंडीशन होती है मैरिज का या संबंध का स्थायी रहना या सर्वाइव करना। मैरिज का या संबंध का सर्वाइव करना, रिमेंबर मैं क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। पहली रिलेशनशिप के बारे में देखा, दूसरा मैरिज के बारे में, और तीसरा उस संबंध का सर्वाइव करना। पता है किसी भी चीज़ का सर्वाइव करना निर्भर करता है कारक के ऊपर। जैसे पुरुष के लिए उसका विवाह तब सर्वाइव करेगा जब शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी हो कुंडली में, और महिला के लिए वही बात अप्लाई होती है जुपिटर के ऊपर। आप देखते हैं कि एक पुरुष की कुंडली में शुक्र केतु के साथ विद्यमान है या फिर शुक्र केतु के नक्षत्र में विद्यमान है। ये दोनों इंडिकेशंस हैं। ये इंडिकेशंस इस तरह हैं कि आपके जीवन में जो भी रिलेशनशिप बना है या जिस पर्सन के साथ आप मैरिड हुए हैं, ये कनेक्शन सर्वाइव तभी करेगा जब पिछले जीवन से कोई अच्छी यादें या कोई अच्छी मेमोरी आपके पास होंगी। अदरवाइज क्या होता है, केतु और शुक्र का कंजंक्शन है साहब। पिछले जीवन की कोई गलत मेमोरी, कोई गलत याद आ गई हमें साधना के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से, कुछ हमने ऐसा याद कर लिया जैसे पिछले जीवन में कभी एक्स्ट्रा मैरिटल की वजह से संबंध ब्रेक हुआ था, या फिर पिछले जीवन के अंदर हमने कोई चीटिंग के पैटर्न्स को देखा था। अब वो चीज़ जैसे ही याद आई उसकी वजह से संबंध चलता चलता भी ब्रेक कर गया। इसलिए केतु के साथ शुक्र का होना या केतु का शुक्र के नक्षत्र या नवामशा में केतु का शुक्र के साथ जुड़ना इंडिकेट केवल ये करता है कि आपका जो जीवन साथी है या आपका जो विवाह का सर्वाइवल है वो कहीं ना कहीं पिछले जीवन की यादों पे, उसकी मेमोरीज के माध्यम से बहुत मजबूत रूप से हो पा रहा है। यही प्रोसेस महिला के लिए है। गुरु और केतु के कॉम्बिनेशन के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। अगर इसके अंदर मान लीजिए शुक्र की स्थिति अच्छी ना हो या शुक्र कंबस्ट है या शुक्र रेट्रोग्रेड है, किसी भी तरह से शुक्र या गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये इंडिकेट करेगा कि आपका जो संबंध है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। संबंध का सर्वाइवल रेट बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि मैं आपको ये समझा पाने में शायद कामयाब रहा हूँ कि कैसे आप अपने आप को देख सकते हैं कि आप कोई कार्मिक रिलेशनशिप मैग्नेट हैं या नहीं है। सामान्य सा तरीका है, केतु से बैकवर्ड कनेक्शंस आते हैं। पिछले जीवन का कोई व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर जाता है, वो आपके जीवन के द्वार को खटखटाता है, और अगर ये खटखटाहट आपके सप्तम भाव में, पंचम भाव में या शुक्र के अंदर हो रही है तो कन्फर्म रूप से ये पिछले जीवन के जीवन साथी को या पर्सन को आपकी लाइफ में स्थापित करता है। जितनी लेयर्स नवामशा में भी बनेंगे, जैसे कि नवामशा में पंचम भाव का होना, पंचमेश में केतु, पंचम भाव में केतु का होना, पंचमेश के साथ केतु का होना, सप्तम भाव में केतु का होना, जितनी ये कंडीशंस रिपीट करती जाएंगी उतना स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्ट आप अपने जीवन के अंदर महसूस कर पाएंगे और उतने ही कार्मिक संबंध आप अपने जीवन के अंदर देख भी पाएंगे। ये पहली बात होती है। दूसरी बात है कि मेरा किस व्यक्ति के साथ सबसे स्ट्रॉन्ग कार्मिक संबंध बनेगा, या मान लीजिए आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, आपने ये जान लिया कि हाँ मैं कार्मिक रिलेशन में हूँ, लेकिन किसके साथ सबसे स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशन होगा, इसको जानने का बहुत आसान सा एक तरीका है, और वो तरीका है कि आपको आपकी कुंडली में अपने गुरु की पोजीशन को लोकेट करना है कि आपका गुरु किस राशि में या किस भाव में बैठा हुआ है। मान लीजिए आपके गुरु बैठे हुए हैं कर्क राशि में, तो कर्क राशि से पिछली राशि को देखिए, जस्ट पीछे 4 नंबर से पीछे आता है 3 नंबर। 3 नंबर की राशि के अधिपति हैं बुध। अगर 3 नंबर में कोई प्लैनेट बैठा हुआ हो, लेट से 3 नंबर में बैठे हुए हैं चंद्रमा, तो मैं कहूँगा कि आपका पहला कार्मिक संबंध या सबसे स्ट्रॉन्ग कार्मिक संबंध ऐसे व्यक्ति के साथ बनेगा जो कि चंद्रमा से बहुत गहरे रूप से प्रभावित है। मान लीजिए उसकी राशि कर्क है, उसकी लगन कर्क है, या फिर चंद्रमा उसकी लगन में ही बैठे हुए हैं, तो उस व्यक्ति के साथ आपका ऐसा संबंध बनेगा जो पूरी तरह से उस कंडीशन को फुलफिल करेगा कि पिछले जीवन में ये किसी न किसी तरह से मेरे साथ था, कंफर्म रूप से।
आप इसको अप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि जनरली होता यही है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग कार्मिक संबंध होते हैं उनमें गुरु से, आप अपनी कुंडली के अंदर देखिए, मान लीजिए आप एक पुरुष हैं, अपनी कुंडली में, कि मेरी कुंडली में जो जुपिटर है उससे पीछे की राशि है जो है वो है मिथुन, मिथुन की राशि के अधिपति हो गए बुध। तो जब भी अगर आप ऐसी महिला के संपर्क में आते हैं जिसकी लगन कुंडली में बुध ही लगन में बैठे हुए हैं, या उसका बुध उच्च का है, या उसकी बुध की ही राशि बन रही है मिथुन या कन्या, तो आप उसके साथ ऐसा संबंध महसूस करेंगे जो आप ही फील कर सकते हैं, आप उसको किसी को एक्सप्लेन तक नहीं कर सकते। ये होता है सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे डीप, सबसे गहरा कार्मिक संबंध, जो कि इस तरह से लोकेट किया जा सकता है बहुत आसानी से। दूसरा कार्मिक संबंध बनाने का मूल कारक है चंद्रमा। चंद्रमा से भी कार्मिक संबंध बनता है। चंद्रमा से जनरली जो त्रिकोण की राशियां हैं उनसे कार्मिक संबंध व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करते हैं। जैसे कि आपका चंद्रमा कर्क राशि में है तो कर्क राशि का चंद्रमा एक त्रिकोण बनाएगा वृश्चिक या फिर मीन राशि के साथ भी। अगर आप अपने जीवन साथी की कुंडली में ये देखें कि उसकी राशि जो है वृश्चिक है या उसकी राशि मीन है, या उसकी लगन वृश्चिक है या उसकी लगन मीन है, तो उस व्यक्ति के साथ आपका सबसे स्ट्रॉन्ग या सबसे गहरा कार्मिक संबंध बनेगा। तो मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं जिससे कि कार्मिक संबंध को आप डिकोड कर सकते हैं। पहला तरीका ये समझने का है कि क्या आप कार्मिक संबंध अट्रैक्ट करते हैं या नहीं। दूसरा ये समझने का है कि सबसे गहरा कार्मिक संबंध किस व्यक्ति के साथ होता है। और तीसरा ये समझने का है कि अगर सामने वाले व्यक्ति की भी चंद्र राशि या उसकी लगन कुंडली उन्हीं राशियों से प्रभावित है जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। अगर आपकी चंद्र राशि मान लीजिए कन्या है तो कन्या त्रिकोण बनाती है वृषभ के साथ और मकर के साथ। आप देखते हैं कि आपकी महिला मित्र या फिर आपके पुरुष मित्र की लगन कुंडली में या फिर उसकी चंद्र राशि जो है वो इन्हीं 2 राशियों के साथ जुड़ी हुई है, या यही उसमें आती हैं वृषभ या फिर मकर, तो ये इंडिकेशन होगा कि हाँ, इस व्यक्ति के साथ हमारा जो संबंध है वो पिछले जीवन से बहुत प्रभावी रूप से, बहुत स्ट्रांग रूप से चला हुआ आ रहा है। तो ये पास्ट लाइफ के रिलेशनशिप को डिकोड करने के 3 मैंने आपको तरीके या 3 सूत्र इस सेशन के अंदर दिए हैं। जैसा मैंने कहा कि कभी भी सूत्र केवल 1, 2 या 3 तक नहीं होते, अगर वो होते हैं तो बहुत सारे होते हैं। आपकी इच्छा होती है चीज़ों को जानने की, तो अगर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और जानूँ, तो मैं आपको और भी चीज़ें इन चीज़ों के बारे में या इन टेक्निक्स के बारे में प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब हम देखते हैं कार्मिक रिलेशनशिप के क्या प्रकार हो सकते हैं या पास्ट लाइफ के पैटर्न क्या हो सकते हैं। आपने सोचा है कभी ऐसा लोगों के साथ होता है कि कभी उनको लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज के इश्यूज आते हैं, कभी उनको ये लगता है कि नहीं यार, सोसाइटी ही मेरी मैरिज में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, मुझे कास्ट कल्चर की ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं। कभी ये लगता है कि नहीं, मेरी मैरिज जो है वो कोई एक अनफिनिश्ड बिग लेसन है मेरे लिए, कोई बहुत बड़ा लेसन है वो मेरे लिए। या फिर कभी मैरिज या कभी संबंध आपको एक गोल की तरह दिखाई देता है, एक डिज़ायर की तरह दिखाई देता है। तो क्यों अलग अलग व्यक्तियों को ये अलग अलग चीज़ें महसूस होती हैं, इसको डिकोड करने की अब हम कोशिश करेंगे। पहली जो मूल बात है या पहली जो अप्रोच है वो है अधूरी शादी या अधूरी इच्छा। जी हाँ, कभी होता है कि यार पिछले जीवन में हम जिसके साथ जुड़ना चाहते थे या जिसके साथ विवाह करना चाहते थे उसके साथ विवाह हो ही नहीं पाया, कोई ना कोई डिज़ायर, कोई इच्छा मेरी अधूरी रह गई है जो कि विवाह से या संबंध से या रिलेशन के साथ जुड़ी हुई है। वो किसी भी तरह की हो सकती है और आप उसको 2 मिनट में डिकोड कर सकते हैं। तो विवाह से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड अधूरी इच्छा होती है कुंभ राशि की, एक्वेरियस साइन की। तो अगर आपकी कोई भी अधूरी इच्छा है तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में 11 नंबर में कोई ना कोई प्लैनेट बैठा हुआ आपको दिखाई देगा। या फिर दूसरा 11 नंबर का जो अधिपति है राहु या फिर शनि, उनकी स्थिति आपको थोड़ी सी एबनॉर्मल दिखाई देगी। जैसे किसी कुंडली में शनि का नीच का हो जाना किसी गहरी अधूरी इच्छा के बारे में बात करता है। इसी तरह से किसी कुंडली की लगन में ही राहु का हो जाना किसी गहरी अधूरी इच्छा के बारे में बात करता है। तो मैं आपको ये समझा पाने में शायद कामयाब रहा हूँ कि कुंभ राशि जो है वो आपकी अधूरी इच्छा की राशि है, अधूरी डिज़ायर्स की राशि है, क्योंकि ये बिल्कुल मोक्ष की राशि से जस्ट पहले की राशि है। वो पूछा जाता है ना कि भाई ख़त्म होने से पहले या जाने से पहले कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, वो आखिरी इच्छा एक्चुअल में कुंभ के ही अंदर होती है। अब विवाह के जो पैरामीटर्स मैंने आपको बताए थे, चाहे वो सप्तमेश हो, वो पंचमेश हो, या वो सप्तम भाव हो, या वो पंचम भाव हो, या वो शुक्र हो या गुरु हो, अगर उनका संबंध बार बार कुंभ राशि से आप बनता हुआ देखते हैं लगन कुंडली में या नवमांश कुंडली में, तो एक तरह की इंडिकेशन है कि आपकी कोई ना कोई डिज़ायर मैरिज या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड पिछले जीवन में कंप्लीट नहीं हो पाई थी। मान लीजिए किसी पुरुष की कुंडली में 7वें भाव में राशि आ रही है 11,
तो ये एक तरह का इंडिकेशन है उसके लिए कि हाँ, आपका जो विवाह है या आपका जो संबंध है वो कार्मिक तो होगा, लेकिन अब वो पूछेगा कार्मिक में क्या कार्मिक है। तो यहाँ कार्मिक में मूल कर्म ये है या मूल कार्मिक अप्रोच ये है, या आपकी आत्मा इस जीवन में सीखना चाहती है कि पिछले जीवन में तुम्हारी जो डिज़ायर थी ना विवाह को लेके, वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी, उसमें कुछ ना कुछ खामियां या कमियां रह गई थी। और आप अपने जीवन में नोटिस करेंगे कि जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट ट्रांजिट कुंभ राशि में होता है या कुंभ के त्रिकोण राशि मिथुन या तुला के अंदर होता है, वैसे ही आपको एक तरह की अवेकनिंग आती है कि हाँ, कोई डिज़ायर थी जो कंप्लीट नहीं हुई थी और मुझे इस जीवन में उसको कंप्लीट करना है। तो जहाँ पर विवाह ना रह के एक मिशन बन जाता है, वो तब होता है जब कुंभ के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेशन देखते हैं अपने विवाह के पैरामीटर क्रिएट करने वाले या सेट करने वाले प्लैनेट्स का। मतलब वहाँ पर ये एक मिशन की तरह है। दूसरा इंडिकेशन होता है प्रारब्ध मैरिज का। प्रारब्ध मैरिज का मतलब है कि जहाँ पर चीज़ें आपके हाथों में नहीं हैं, आपके पास फ्री विल मैरिज के मैटर्स के अंदर नहीं है। आपको विश्वास करना चाहिए कि छठा भाव और कन्या राशि जो है वो आपके प्रारब्ध को डिसाइड करने वाले भाव हैं और डिसाइड करने वाली राशियाँ हैं। छठा भाव प्रारब्ध का भाव है और 6 नंबर की राशि प्रारब्ध की राशि है। अब अगर हमारे मैरिज के डायमीटर्स या पैरामीटर्स जो हमने सेट करे हैं, चाहे वो सप्तम भाव हो, सप्तमेश हो, पंचम भाव, पंचमेश, दाराकारक, और मैंने जो भी आपको बताया है इन द स्टार्ट, अगर उनका संबंध बार बार आप देखते हैं कि आपकी कुंडली के छठे भाव से या फिर आपकी कुंडली के षष्ठेश से 6th हाउस के लॉर्ड के साथ बन रहा है, तो ये एक तरह की इंडिकेशन है कि विवाह के मैटर्स में बहुत अधिक फ्री विल हमारे पास नहीं है। और ये एक तरह का कार्मिक लेसन है कि आपके पास इस मैटर के अंदर फ्री विल नहीं आपको मिलेगी, नहीं आप उस चीज़ का भोग कर पाएंगे। तो आप अपनी कुंडली में देखिए कि छठे भाव में या फिर 6th लॉर्ड का संबंध कहीं शुक्र से, सप्तमेश से, आपके दारा कारक से तो नहीं बन रहा है। अगर एक या दो कंडीशंस हैं, मतलब ठीक है 7th लॉर्ड 6th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये एक नेग्लिजिबल कंडीशन है। लेकिन आप एक बार एक पैटर्न देखते हैं कि भाई 7th लॉर्ड मेरा 6th हाउस में है, 6th का लॉर्ड मेरा शुक्र के साथ बैठा हुआ है, दारा कारक मेरा 6th हाउस में बैठा हुआ है। मतलब लेयर्स या पैटर्न्स अगर बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो जैसे जैसे पैटर्न्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वो फ्री विल हमारे हाथ से यहाँ पर जा रही है। ये एक तरह का प्रारब्ध मैरिज है, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्री विल हमारे पास नहीं है। तीसरा होता है कि लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज या सोसाइटी के कॉन्फ्लिक्ट। रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। आप देखेंगे कई कुंडलियों में अगर उनका जुपिटर रेट्रोग्रेड है या वीनस रेट्रोग्रेड है, तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ, हमारा कोई ना कोई कर्मा जो है वो रिलेशनशिप से लेके अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जनरली रेट्रोग्रेड कौन रहते हैं? राहु या केतु। और केतु के बारे में मैंने आपको बताया था, बैकवर्ड कार्मिक रिलेशंस लेके आता है, पिछले जीवन से कार्मिक संबंध लेके आता है। यहाँ पर यही रेट्रोग्रेड प्लैनेट, उधर था रेट्रोग्रेड केतु और इधर है रेट्रोग्रेड प्लैनेट। रेट्रोग्रेड शुक्र या रेट्रोग्रेड जुपिटर दोनों में कॉमन है रेट्रोग्रेड, और रेट्रोग्रेड होते ही प्लैनेट पिछले जीवन से लोगों को लाना शुरू कर देता है, पिछले जीवन के लाइफ लेसन्स को हमारी लाइफ में प्रवेश कराना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर रेट्रोग्रेड वीनस या रेट्रोग्रेड जुपिटर की वजह से इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट बनते हैं। जनरली हम रेट्रोग्रेड वीनस से ये कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, बट इन एक्चुअल अगर आपकी कुंडली में आपका गुरु रेट्रोग्रेड है तो शायद मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ कि कहीं ना कहीं पिछले जीवन में, पास्ट लाइफ में रिलेशनशिप वर्सेस द फैमिली कॉन्फ्लिक्ट का आपने सामना करा है, और इस जीवन में कहीं ना कहीं आप इस कॉन्फ्लिक्ट को बनता हुआ देखेंगे। अब अगर वहीं गुरु मान लीजिए नीच का भी हो गया है या उच्च का हो गया है, मतलब उसके अंदर और एबनॉर्मेलिटी अगर आ गई है, तो ये कंडीशन और मजबूत हो जाती है। चार्ट के अंदर जुपिटर रेट्रोग्रेड देखते ही समझा जा सकता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी ना किसी जीवन में रिलेशनशिप के मैटर्स के अंदर, सीधा रिलेशनशिप के मैटर्स के अंदर लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज के ट्रॉमास को फेस कर चुका है। इस वजह से ऐसा इसको बार बार लग सकता है कि इस जीवन में मुझे कोई प्रेशर अगर करेगा तो मैं मैरिज में जाऊंगा ही नहीं, मैं किसी की सुनूंगा ही नहीं, मैं वो करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। और कास्ट कल्चर का फ़र्क आना, डिफरेंट कास्ट कल्चर के साथ, डिफरेंट रिलीजन के पर्सन के साथ कनेक्ट बनाना जुपिटर रेट्रोग्रेड का बहुत आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा। और चौथा हम कर्म यहाँ पे लेंगे कार्मिक टाइप के अंदर, दैट इज़ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप का कोई कर्मा। इसको लेके लोगों को बहुत डर लगता है कि भाई पास्ट लाइफ में कहीं कुछ ऐसा तो नहीं था, या ऐसा तो नहीं था कि आपको कभी चीटिंग या बिट्रेयल का सामना करना पड़ा, कि आपने जिस व्यक्ति पे पास्ट लाइफ में बहुत ट्रस्ट करा था जीवन साथी के रूप में, तो कोई चीटिंग या बिट्रेयल करा हो और आज उसी फियर की वजह से आप संबंध में जाने को राज़ी नहीं होते हैं। आप कहते हैं नहीं भाई, मैं शायद नहीं जा पाऊँगा।
पता है कहाँ से इसके बारे में पता लगता है? इसके बारे में पता लगता है आपकी कुंडली के नवम भाव से, 9th हाउस से। तो अगर आप ये देखते हैं आपकी कुंडली में कि आपके नवम भाव के अंदर कोई प्लैनेट पीड़ित होकर बैठा हुआ है, या नवमेश नीच का हो गया है, अस्त हो गया है, वक्री हो गया है, पीड़ित हो गया है, तो ये एक तरह का फियर है कि हाँ कुछ ना कुछ ऐसा रहा हो सकता है। अभी एक फियर मात्र है, एक डर मात्र है, क्योंकि नवम भाव केवल एक्स्ट्रा मैरिटल का नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ों का है। वो टीचर का है, वो गुरु का है, वो बिलीफ सिस्टम का है, फादर का है। तो ये भी दिखा सकता है ना कि इन सब मैटर्स के अंदर वो कर्मा जनरेट हुआ है। अभी बस एक फियर या एक इनसिक्योरिटी यहाँ पे डेवलप हुई है या बनी है। आप ये देखेंगे कि आपके 9th हाउस में कोई मैलेफिक प्लैनेट है, जैसे 9th हाउस में कोई नीच का ग्रह, 9th हाउस में जैसे राहु की पोजीशन, 9th हाउस में जैसे शनि नीच के होके अगर बैठ जाए तो, या नवमेश ही कहीं नीच का होके बैठ जाए, या पीड़ित भावों में, छठे भाव, अष्टम भाव में चला जाए, तो ये एक तरह की असुरक्षा निश्चित रूप से बनाता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये मैरिज में ही होगा, लेकिन अगेन मैरिज के पैरामीटर्स जो हमने डिसाइड करे थे, सप्तम भाव सप्तमेश, पंचम भाव पंचमेश, शुक्र, गुरु और आपका धारा कारक, अगर ये भी आपके नवम भाव के साथ जुड़ जाएं या नवमेश के साथ जुड़ जाएं, तो ये एक तरह की कंफर्म इंडिकेशन है कि हाँ कहीं ना कहीं हमने इस चीज़ को विवाह के अंदर देखा है, मैरिज के अंदर इस चीज़ को देखा है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल का फियर, उसका भी एक कार्मिक प्रोटोटाइप होता है। तो इस जीवन में यही चीज़ें रिपीट कर सकती हैं। मतलब कुछ रिलेशनशिप में आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे पास फ्री विल ही नहीं है, कहीं कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि वो लव मैरिज अरेंज मैरिज के कॉन्सेप्ट बहुत प्रबल हैं, कहीं कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि सोसाइटी या कास्ट कल्चर ही हमारे लिए मेन प्रॉब्लम बन गए हैं, और कहीं कहीं आपको ये भी लग सकता है कि मैं कैसे किसी व्यक्ति पे ट्रस्ट कर लूँ, इसने मुझको चीट करा है या फिर धोखा दिया है। इस तरह के पैटर्न्स अगर आप नोटिस करते हैं तो ये पैटर्न्स कार्मिक पुल के पैटर्न्स हैं। तो मैं कार्मिक रिलेशन को वापस से रिडिफाइन कर देता हूँ आपके लिए। कार्मिक रिलेशन मीन्स लॉजिकली आप ये समझते हैं कि रिलेशनशिप टॉक्सिक है, लेकिन इमोशनली आप डिटैच नहीं कर पाते। ये एडिक्शन नहीं है कि हम एडिक्ट हो गए हैं, नहीं, ये कार्मिक पुल है आपका किसी व्यक्ति के प्रति। इसीलिए जनरली जब लोग आते हैं कार्मिक रिलेशन की बातों को लेकर, जैसे कि भाई हम बड़े परेशान हो चुके हैं, हम बड़ा गुस्से में रहते हैं, कार्मिक रिलेशन में गुस्सा आएगा, इट नॉट कि वो नहीं आएगा, एंड नॉट कि वो ईजी रहेगा इन द स्टार्ट। कोई कार्मिक संबंध अगर ईजी है तो वो कार्मिक संबंध ही नहीं है। टेक इट। अब बात हम करते हैं केतु के बारे में कि केतु से हम ये कैसे जानें कि हाँ कुछ इस तरह की चीज़ें हमने फेस करी हैं, या कुछ इस तरह की एनर्जी हम हमेशा रिलेशनशिप के अंदर देखते हैं। तो मैं केतु को आपको हर राशि के अंदर डिफाइन करने की कोशिश करूंगा कि केतु कैसे इस चीज़ को करते हैं हर राशि के अंदर। मान लीजिए केतु किसी के मेष राशि में है, तो मेष राशि में क्या होता है, मेष राशि का सबसे बड़ा कर्मा इन द रिलेशनशिप है इम्पल्सिव पास्ट लाइफ अट्रैक्शन। मतलब इस जीवन में भी आप देखेंगे कि केतु इन मेष में जल्दी अट्रैक्शन होता है और जल्दी ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर इसमें मान लीजिए शुक्र भी आ जाए, सप्तम भाव या सप्तमेश के साथ इसका जुड़ाव भी हो जाए, तो ये प्रॉब्लम और इंक्रीज हो सकती है। केतु अगर मान लीजिए टॉरस में है, तो केतु टॉरस में क्या पास्ट लाइफ का कार्मिक प्रोटोटाइप बनेगा, मैटीरियल अटैचमेंट। इस जीवन में भी आप देखेंगे कि मुझे रिलेशनशिप में आपको या आपके पार्टनर को पॉजिटिवनेस के इश्यूज बहुत अधिक देखने को मिले, फैमिली इश्यूज बहुत देखने को मिले। और अगर इसी में मैरिज के पैरामीटर्स जो हमने अभी सेट करे थे वो भी कनेक्ट कर जाते हैं, तो ये मैरिज या रिलेशनशिप में निश्चित रूप से किसी कार्मिक चैप्टर की इंडिकेशन देता है। अगर यहीं केतु मिथुन राशि में हो, तो मिथुन राशि इज ऑल अबाउट मल्टीपल कनेक्शंस, कंफ्यूजन इन चूजिंग द राइट पार्टनर। तो केतु का मिथुन में होना ये पैटर्न आपको आपके रिलेशन में दिखाएगा, अगर मैरिज क्रिएटिंग पैटर्न्स या पैरामीटर्स भी उसी राशि में है, मिथुन के अंदर है। अगर केतु कर्क में होगा, तो कर्क में केतु इमोशनल डिपेंडेंसी लेके आता है, फियर ऑफ लॉस लेके आता है। हमेशा डर लगता है कि ये संबंध कहीं हाथ से ना निकल जाए, कहीं हम इस पर्सन को ना खो दें। अब ये वो पैटर्न है जो पास्ट लाइफ से आप अपने जीवन में लेके आए हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आपका शुक्र, आपका गुरु, आपका सप्तमेश, आपका पंचमेश, आपका दारा कारक भी कर्क राशि में आ जाए या चंद्रमा के साथ जुड़ जाए, तो ये पैटर्न्स आपके रिलेशनशिप में मेन पैटर्न की भूमिका या कार्मिक पैटर्न की भूमिका निभाना शुरू कर देंगे। अगर हम बात करें केतु इन लियो की, तो केतु इन लियो इज ऑल अबाउट ईगो क्लैशेस, या फिर पावर इनबैलेंस, या फिर अटेंशन सीकिंग प्रेम। ये वो पैटर्न्स है जो आप रिलेशनशिप में देखते हैं, और इनके साथ जैसे जैसे मैरिज को डिफाइन करने वाले पैरामीटर्स जुड़ जाते हैं इसी राशि के अंदर, ये चीज़ें और प्रबल हो जाती हैं। अगर हम बात करें केतु इन वर्गो की, तो केतु इन वर्गो का पास्ट लाइफ पैटर्न होता है ड्यूटी बेस्ड रिलेशनशिप, जहाँ पर रिलेशनशिप कभी ना कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना था। केतु इन वर्गो में ये दो कार्मिक पैटर्न आपको सबसे प्रबल दिखाई देंगे।
अब मानिए कि आपके मैरिज पैरामीटर्स शुक्र, गुरु, सप्तमेश, पंचमेश भी कन्या राशि में है, या फिर कन्या राशि के अधिपति बुद्धि के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये पैटर्न और प्रबल हो जाएंगे आपके रिलेशनशिप मैटर्स के अंदर। केतु इन तुला, लिब्रा। लिब्रा में मेन कार्मिक प्रोटोटाइप होता है इनबैलेंस। आप रिलेशनशिप को इस तरह लेके चले थे जैसे वन साइडेड प्रेम होता है, वन साइडेड डायरेक्शन होती है, वन साइडेड कनेक्ट होता है। इस जीवन में भी अगर आपके रिलेशनशिप के पैरामीटर सप्तमेश, पंचमेश, दाराकारक, शुक्र, गुरु ये तुला राशि में आ जाते हैं, तो यही पैटर्न आप रिपीट होता हुआ देखेंगे अपने रिलेशनशिप मैटर्स में। केतु इन स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो इज ऑल अबाउट इंटेंस रिलेशनशिप, ट्रांसफॉर्मेटिव रिलेशनशिप्स, ऑब्सेसिव रिलेशनशिप्स। ये पैटर्न है स्कॉर्पियो राशि के। स्कॉर्पियो सेज दिस दे आर माय पैटर्न्स। कोई सीक्रेट रिलेशन, ये पैटर्न होता है स्कॉर्पियो के। अब अगर स्कॉर्पियो में ही मान लीजिए आपका दारा कारक आ गया, आपका शुक्र आ गया, आपका सप्तमेश आ गया है, सप्तम भाव में स्कॉर्पियो आ गई और केतु भी वहां पे बैठा हुआ है, तो ये पैटर्न मेन पैटर्न बन जाएंगे आपके रिलेशनशिप के लिए। अगर केतु आपका धनु में है, सैज के अंदर है, तो सैजिटेरियस में केतु के क्या पैटर्न हो सकते हैं? सैजिटेरियस इज ऑल अबाउट योर फर्म बिलीफ सिस्टम। आप किस चीज़ पे विश्वास करते हैं, क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या आपकी थिंकिंग है। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन, आइडियोलॉजी सैज से आती है, वन टाइम वन रिलेशन सैज से आता है। अब अगर आपके मैरिज पैरामीटर्स चाहे वो सप्तमेश हो, चाहे वो दारा कारक हो, वीनस हो, वो भी आप देखते हैं कि भाई धनु राशि में है, केतु भी वहीं पे बैठा हुआ है, तो ये पैटर्न आपके रिलेशनशिप के मेन पैटर्न्स बन जाएंगे कार्मिक रूप से। अगर हम कहें केतु इन कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन इज ऑल अबाउट बैटलशिप। कैप्रिकॉन में जनरली क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अधिक होती हैं, कोल्ड रिलेशनशिप होता है, डिलेड होता है कोई भी संबंध। ये जनरल अप्रोच है टुवर्ड अ संबंध। अगर आप देखते हैं कि आपके मैरिज पैरामीटर्स भी मकर राशि में है, चाहे शुक्र हो, गुरु हो, दारा कारक हो, और केतु भी वहीं पे है, तो ये कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में इन पैटर्न्स को रिपीट करवा देगा। केतु अगर आपका कुंभ में है, तो कुंभ इज ऑल अबाउट अनफिनिश्ड स्टोरी, कुंभ इज ऑल अबाउट रीयूनियन कर्मा, कुंभ इज ऑल अबाउट फ्रेंडशिप जोन, कुंभ इज ऑल अबाउट सोशल मीडिया। तो हो सकता है पिछले जीवन में आपका कोई रिलेशन कंप्लीट ना हो पाया हो, आप हो सकता है पिछले जीवन में अपने पार्टनर से कनेक्ट ही ना कर पाए हो, कि वो बिल्कुल ही अनफिनिश्ड रह गया, कि हम बोल ही नहीं पाए थे, एकदम से कट हो गया था हमारा संबंध, तो टूट गया था। इस जीवन में भी ये पैटर्न आप देख सकते हैं। अगर आपका शुक्र भी कुंभ में है, आपका दारा कारक कुंभ में है, आपके केतु का संबंध आपके सप्तम भाव से बना हुआ है, पंचम भाव से बना हुआ है, तो यू विल फील दैट कि हाँ वो कुंभ राशि में भी है और वो मैरिज के प्लैनेटों के साथ भी जुड़ गया है। इस वजह से पास्ट लाइफ का पैटर्न ऐसा हो गया है कि इस जीवन में भी जो संबंध आते हैं अनफिनिश्ड होता है, कुछ समय रुकते हैं, चले जाते हैं, और बार बार एक डिजायर रहती है कि यार रीयूनियन हो जाए, रीयूनियन हो जाए, रिकनेक्ट हो जाए। केतु अगर आपके मीन में हो, तो मीन इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअल प्लस डिवोशनल प्लस कंप्लीट सरेंडर टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स। ये उसका मेन प्रोटोटाइप है, कार्मिक प्रोटोटाइप है। अब अगर आपके चार्ट में आपके पंचम भाव में मान लीजिए केतु बैठे हुए हैं, और केतु कहें कि मैं मीन राशि में और हूँ, तो यू विल फील दैट, यू गोना फील इट, यू गोना फील कि मुझे ऐसा पर्सन चाहिए जो कंप्लीट सरेंडर करे, मुझे ऐसा पर्सन चाहिए जिसकी स्पिरिचुअल टोन हो प्रेम के अंदर, मुझे कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो मेरे लिए अल्टीमेट सेक्रीफाइस भी कर सके। और इस जीवन में आप फील करेंगे कि जब भी आपके कोई रिलेशन बनते हैं, उनके अंदर चैलेंजेस या उनके अंदर कार्मिक एनर्जी इन्हीं 2-3 चीज़ों की वजह से आती है। उनके अंदर कार्मिक एनर्जी इन 2-3 चीज़ों की वजह से इस तरह आती है कि जब भी बात होती है अल्टीमेट सरेंडर की, आप ऐसा पर्सन ढूंढते हैं जो अल्टीमेट आपकी तरफ सरेंडर कर दे, जो कंप्लीट आपकी तरफ डिवोटेड हो, जो दैट डैम ग्रेट स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हो। दैट्स व्हाट मीन इज ऑल अबाउट, मीन स्टैंड्स फॉर। तो हर संबंध कार्मिक में कन्वर्ट हो सकता है। अगर आपके मैरिज पैरामीटर्स केतु के साथ जुड़ते हैं, तो आपको देखना इसे ऐसे है कि पहले मुझे ये जानना है कि मेरा केतु किस राशि में है, मेरे जनरल कार्मिक पैटर्न्स क्या हैं रिलेशनशिप के अंदर। मेरी लाइफ में वो तब रिपीट और अधिक करेंगे जब मेरे मैरिज पैरामीटर्स जैसे सप्तम भाव सप्तमेश, पंचम भाव पंचमेश, शुक्र, गुरु या दारा कारक केतु के साथ जुड़ेंगे, तो तब वो और ज़्यादा रिपीट करेंगे। तब कोई ना कोई पास्ट लाइफ से पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेगा, प्रवेश करना चाहेगा। और हर कार्मिक रिलेशन चाहता है कि आप चीज़ों में इवॉल्व कर जाएं, क्योंकि जहाँ तक हमने स्पिरिचुअल पुस्तकें पढ़ी हैं या देखी हैं,
या मैरिज रिलेटेड जो भी एस्ट्रोलॉजी के अंदर देखा है, मैंने किसी भी स्पिरिचुअल पुस्तक में या किसी आध्यात्मिक या ज्योतिष की पुस्तक में तलाक या डिटैचमेंट को नहीं देखा। मैंने इसके लिए देखा है द नेम इज दैट ऋणानुबंधन, कि हर बंधन जो है वो ऋणानुबंधन है। आपका किसी पर्सन के साथ जो जुड़ाव है वो किसी ना किसी कार्मिक कनेक्शन की वजह से है, या तो वो कनेक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपको कुछ लेना है, आपको कुछ देना है, इस वजह से आप जुड़े हुए हैं किसी भी व्यक्ति के साथ। वो ऋणानुबंधन को हमने देखा है, और यही वो ऋणानुबंधन है जो केतु या राहु कुंडली में चलाते रहते हैं। इस वजह से कई बार लगता है कि ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बट वो छूट भी नहीं रहा है। दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। अब दो व्यक्तियों की कुंडली में भी आप देख सकते हैं कार्मिक संबंध की एनर्जी को। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कहीं ये संबंध हमारे लिए दुख तो नहीं लाएगा, तो बस इतना सा देखिएगा कि आपका शनि और सामने वाले का शुक्र एक ही भाव में ना हो। जैसे आपका शनि है दशम भाव में और देखते हैं आप सामने वाले का शुक्र भी दशम में है, या आपका शुक्र बैठा हुआ है मान लीजिए पंचम भाव में और सामने वाले की कुंडली में पंचम भाव में ही शनि है, तो ये रिलेशन या संबंध दुख ला सकता है। ये मेरा एक टेक्निक इस सेशन के लिए रहेगा नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि मैं कार्मिक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि और भी डेप्थ आपको चीज़ों में प्रोवाइड कर पाऊँ और आपकी भी अप्रोच को समझ पाऊँ कि आप और क्या जानना चाहते हैं हमसे। एंड इसी के साथ साथ बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज एंड ऑल वो भी वापस से रिपीट या फिर बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि एक डेप्थ आपको कार्मिक संबंधों को समझने में मिल पाए। तो आज का सेशन हम लिमिट करते हैं इस चीज़ के ऊपर, और अगर आप कनेक्ट फील करते हैं और भी चीज़ों को गहराई में समझना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बी इन टच।